हर परिवार में रिश्ते भरोसे और समझ पर टिके होते हैं, लेकिन जब भावनाओं के साथ लालच जुड़ जाए तो वही रिश्ते टूटने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ गलत फैसलों ने अपनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है जो कई घरों की सच्चाई को दर्शाती है। दीदी, ये घर ना आपके पिता ने बनवाया था और ना ही आपकी माँ ने। ये घर मेरे पति ने अपनी ज़िंदगी की कमाई से खड़ा किया है। आपने तो हमेशा अपने मायके की कमाई उड़ाई है, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तब भी आप उसी आदत को यहाँ निभाने चली आई। किरण की आवाज़ में कंपन था, पर शब्दों में वो सच्चाई थी जिसे सुनने से हर कोई बचना चाहता है। सामने खड़ी सुधा जी के चेहरे पर सख्ती उतर आई, मानो बहू की बातों ने उनके दिल के किसी छुपे कोने को छू लिया हो। उस सुबह सुधा जी रसोई में अकेली थी। बहू किरण की तबीयत खराब थी, इसीलिए आज सारा काम उन्हें ही अकेले करना पड़ रहा था। दाल में नमक कुछ ज़्यादा हो गया था, मगर उनका ध्यान चूल्हे पे नहीं था। उनकी निगाहें बार बार मोबाइल पर टिक जाती थी, क्योंकि फ़ोन पर उनका लाडला दामाद अर्चित था। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? उनकी आवाज़ में इतना अपनापन और मिठास थी जो उन्होंने कभी अपने बेटे आकाश के लिए भी शायद नहीं रखी थी। उधर से अर्चित ने घबराई हुई आवाज़ में अपनी कहानी सुनाई। बिजनेस पार्टनर पीछे हट गया है, माल फंसने वाला है, और अगर आज ही पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दामाद की बात सुनते ही सुधा जी का हाथ अपने आप अलमारी की ओर बढ़ गया। बिना किसी सोच विचार के उन्होंने कह दिया, चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। पैसों की फिक्र मत करना, शाम तक इंतजाम हो जाएगा। उसी समय किरण चुपचाप दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। हिम्मत करके बोली, माँ जी, पिछले महीने तो 5 लाख रुपए दिए थे। पापा की जमा की हुई रकम का आधा हिस्सा तो अब तक दामाद जी के पास चला गया है। इस घर के भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है। बस इतना सुनते ही सुधा जी भड़क उठी और गुस्से में बोली, बस बहू, आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं अपने पति के पैसे देती हूँ, तुम्हारे नहीं। दामाद को ज़रूरत है तो मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? तुम्हें जलन हो रही है क्या? किरण की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। सच्चाई ये थी कि सुधा जी के पति गुजर चुके थे और उन्होंने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रखे थे। इस बचत की भनक बेटी राशि को लग चुकी थी और राशि के जरिए दामाद अर्चित को। अर्चित किसी न किसी बहाने से पैसे निकलवा ही लेता और सुधा जी बिना सोचे समझे बिजनेस के नाम पर उस पर लुटाती जाती। उन्हें ना बेटे की चिंता थी और ना ही बहू की और ना ही पोतों के भविष्य की। उसी शाम आकाश थका हारा ऑफिस से लौटा। घर में घुसते ही माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आकाश, कल बैंक चलना है, एफडी तुड़वानी है। आकाश ठिठक गया, क्यों माँ? वो एफडी तो पापा ने बच्चों के लिए रखी थी। सुधा जी ने सख्ती से जवाब दिया, तो क्या हुआ? तेरा जीजा भी तो तेरा ही है ना। तेरी नौकरी से तुम्हारे खर्चे निकल जाते हैं। आज दामाद को दे देंगे, कल लौटा देंगे। किरण ने धीरे से पूछा, और अगर बिजनेस नहीं चला तो? इस पर सुधा जी लगभग चिल्ला पड़ी, मैं देख लूँगी। आकाश और किरण दोनों चुप हो गए। जब जब राशि और अर्चित घर आते, घर का माहौल ही बदल जाता। सुधा जी खुद चाय बनाती, बेटी और दामाद की तारीफों के पुल बांध देती। अर्चित बनावटी उदासी दिखाकर कहता कि किराया बढ़ गया है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और बिजनेस अभी भी संभला नहीं है। एक दिन सुधा जी ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, राशि, इस घर का आधा हिस्सा तुम्हारा भी तो है। ये सुनते ही किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से कहा, माँ जी, ये घर तो आकाश ने बनवाया है। इतना सुनते ही सुधा जी ने किरण पर एक तीखी नज़र डाली और सख्त लहजे में बोली, और आकाश मेरा बेटा है, इसीलिए इस घर के फैसले भी मैं ही करूँगी, समझी? उस रात किरण बहुत रोई। उसका रोना सिर्फ अपमान का नहीं था, बल्कि उस डर का था जो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। आकाश चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके हों। बहुत देर के बाद किरण ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, आकाश, अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन हम बच्चों के साथ सड़क पर खड़े होंगे। आकाश ने पहली बार किरण की आंखों में वही डर देखा जो उसके अपने दिल में कई दिनों से पल रहा था। घर बेचने की बात उस समय तो वहीं पर दब गई। कुछ दिन बीते, फिर एक महीना निकल गया। घर में अजीब सी शांति छाई हुई थी, ना कोई बहस, ना कोई ताना। आकाश और किरण ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा शायद अब हालात संभल जाएंगे, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक अर्चित का फ़ोन आया।
उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा घबराई हुई थी। मम्मी जी, अगर 5 लाख और नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सारा पैसा डूब जाएगा, मेरा सपना टूट जाएगा। दामाद की बात सुनते ही सुधा जी बेचैन हो गई और बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ी। दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, ज़रूरत पड़ी तो मैं ये घर भी बेच दूंगी, लेकिन आपका बिजनेस डूबने नहीं दूंगी। संयोग से इस बार आकाश ने भी ये सब सुन लिया था। वो सीधे माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, आपने अभी क्या कहा? सुधा जी ने बिना झिझक कर दोहरा दिया। दामाद का भविष्य पहले है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, एक बार उसका बिजनेस चल गया तो ऐसे ऐसे कई घर खरीद लेंगे। माँ की बात सुनते ही आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया और वो बस इतना ही पूछ सका, माँ, तब तक हम कहाँ रहेंगे? सुधा जी चुप रहीं। उनका ये मौन आकाश के लिए जवाब था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसी दिन से आकाश और किरण बिल्कुल चुप हो गए, ना विरोध ना शिकायत, बस खामोशी। अगले 2 महीने घर में एक अजीब सी शांति रही। सुधा जी को लगा कि बेटा बहू अब समझ गए हैं कि दामाद का फ़ायदा आखिरकार सबका फ़ायदा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर आगे भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। 3 दिन के बाद अर्चित फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। मम्मी जी, बस आखिरी बार मदद कर दीजिए, अब सब सेट हो गया है। सुधा जी ने कहा, ठीक है बेटा, आकाश से बात कर लेंगे। तभी आकाश कमरे से बाहर आया। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, इतनी शांत कि डर पैदा कर दे। माँ, अब मुझसे किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। सुधा जी हैरान रह गई। बेटा, ये कैसा तरीका है? आकाश ने बिना भाव बदले कहा, सब बताता हूँ। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ा दिया। जैसे ही सुधा जी ने लिफाफा खोला, उनके हाथ कांपने लगे। वो घर की बिक्री का नोटिस था। ये क्या है? उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस घर को आप दामाद के लिए कुर्बान करने को तैयार थी, वही घर हमने बेच दिया है। इतना सुनते ही राशि चीख पड़ी, भैया तुम पागल हो गए हो क्या? माँ को बताए बिना घर कैसे बेच दिया? तभी किरण आगे आई। उसकी आवाज़ में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। दीदी, ये घर ना आपके पापा ने बनवाया था और ना ही आपकी माँ ने। ये घर मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। आपने अपने पापा की कमाई लुटाई, तब हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपकी नज़र मेरे पति की कमाई पर है। मैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पति की कमाई पर मेरा और मेरे बच्चों का हक है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से ये घर बेच दिया। अब हम एक छोटा सा घर लेंगे जहाँ किसी की परछाई भी हमारे ऊपर ना हो। सुधा जी की आंखें फैल गईं और घबरा कर बोली, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आकाश ने सीधा जवाब दिया, जहाँ के लिए आप हमेशा परेशान रहती थी माँ, अपने लाडले दामाद जी के पास। ये सुनते ही अर्चित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आकाश ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, और घर बेचकर जो पैसे मिले हैं उसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए वो अपने परिवार के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुधा जी चीखने लगी, आकाश, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आकाश की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में मजबूती। काश माँ, आपने ये बात पहले समझ ली होती, लेकिन आप हमेशा बेटे से पहले दामाद के बारे में सोचती रहीं। अब दामाद ही आपके बारे में सोचेगा। तभी पीछे से अर्चित बोला, मम्मी जी, मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मैं आपके खर्चे नहीं उठा सकता। ये कहकर वो राशि के साथ चला गया। सबके जाने के बाद सुधा जी बिल्कुल अकेली रह गई। जिस दामाद के लिए उन्होंने बेटे बहू को दुश्मन बना लिया था, वही दामाद सबसे पहले मुंह मोड़ चुका था। पूरे घर में सन्नाटा था, ना बेटा ना बहू, ना बेटी ना दामाद, सिर्फ खाली दीवारें और एक सवाल, क्या मैं अब एक बोझ हूँ? इस सवाल का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। शायद यही था उनके कर्मों का फल, क्योंकि सच ही तो है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब फैसले भावनाओं और लालच में लिए जाएं, तो सबसे पहले अपने ही रिश्ते टूटते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।